Hello students, today we will study about matrix, its type and some properties which you have already studied in class 12th. This is just a revision or recall of matrices which you have studied in previous classes. Row, column. What is row, what is column? These things you already know. For example, if this is a matrix, then this is known as row. This is known as row. These horizontal lines are known as row. So how many rows are there? There are 4 rows. And if suppose this is a matrix, then this vertical lines are known as column. So there are 3 columns. So this is row and this is the definition of column. An arrangement of elements in a horizontal line or side by side is called a row, and an arrangement of element in a vertical column line is called a column. What is a matrix? A matrix is an arrangement of real or complex number in a rows or a columns of a rectangular array. So what is matrix? In matrix we are just arranging real number or complex number in rows and columns. This is known as a rectangular array because in rectangular array we are arranging all these rows and columns. Okay, so this is known as matrix. And there are m rows and n columns, means general representation of matrix is m cross n, where m represent number of rows and n represent number of column. ये आप लोग पहले से जानते हो कि m जो है वो जो है आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और n जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम. अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं. जनरली अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ए बी सी. हम एक कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड ETC एंड एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर. और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है ना, अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से और ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो देखो यहाँ पे हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर IJ, जहाँ पे I आपका डिनोट द रो कि वो कौन सा रो का हिस्सा है और J डिनोट कर रहा है डिनोट द कॉलम. तो आप सोच रहे हो कि IJ है क्या. सपोज अगर हम लिख दे रहे हैं A23 तो इसका मतलब ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का सदस्य है. जैसे कि मान लो कि ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम, मतलब ये 7 के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर हम A13 लिख रहे हैं मतलब हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम. ठीक है, ये सब चीज़ पता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम. तो ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि भाई अबव रिप्रेजेंटेशन इट इज़ क्लियर दैट एवरी एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स हैज़ इट्स ओन एड्रेस. तो सारे एलिमेंट का अपना एड्रेस होता है. कोई भी एलिमेंट आप ले लो, सबका एक अपना एड्रेस होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर एंड साइज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर एंड साइज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज टाइम्स नंबर ऑफ कॉलम. मतलब कि हम लोग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दें, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, तो वो हमारा ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3. तो 2 क्रॉस 3 जो है वो हमारा ऑर्डर या फिर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स है. अब अगर मान लो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वैसे मैट्रिक्स जिसका रोज और कॉलम्स दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो. रो और कॉलम आपस में इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन वी से दैट द n क्रॉस n साइज और सिंपली n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रोज मेरा 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेरा 3 है, तो ये मेरा कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है. अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस में, कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस में हमारा क्या आता है. तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस में हम लोग देखो क्या देखेंगे. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस में हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन.
तो मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है ए और ये कोई मैट्रिक्स है बी, तो अगर हमें एडिशन करना है तो सिंपल A11 जो है वो B11 से ऐड हो जाएगा, A12 जो है वो B12 से ऐड हो जाएगा, A13 जो है वो B13 से ऐड हो जाएगा, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। सिमिलरली A21 B21 से ऐड हो जाएगा, A22 B22 से ऐड हो जाएगा, A23 B23 से ऐड हो जाएगा, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फॉर प्लस, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ द केसेस सेम थिंग विल हैपन। इफ़ इट इज़ एडिशन तो हर एक जगह एडिशन, और अगर ये सब्ट्रैक्शन है तो हर एक जगह सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये आप लोग पहले पढ़े होंगे कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब A प्लस बी करो या B प्लस ए करो, बात सेम है। एसोसिएटिव होता है, मतलब A प्लस पहले B प्लस सी कर लो, या फिर A प्लस बी कर लो पहले, उसके बाद उसमें C ऐड करो तो भी वो सेम होगा, तो इसे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पे ध्यान देना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब देखो A जो है वो 2x3 मैट्रिक्स है और B जो है वो 3x2 मैट्रिक्स है। जब इसके कॉलम्स और B के रोज सेम होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A का रो है 3, A का कॉलम है 3 और B का रो है 3, तो A का कॉलम और B का रो 3 है, 3 सेम है, तभी हम लोग A और B का मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल है। तो मान लो A और B को मल्टीप्लाई करने पे C आया, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा, मतलब ये वाला जो बचा इसी ऑर्डर का वो होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो ये 2x3 का है और यहाँ पे आपका 3x2 का है, तो ये अगर आप ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट हम लोग देखो कैसे करते हैं यहाँ पे कि ये वाला रो जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हम लोग उससे लिखेंगे, फिर से ये वाला रो जो है वो इस सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस रो को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ और यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग ये आंसर ले आएंगे। तो ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 12th में ये सब आप लोग देखोगे, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कैलकुलेटेड इन रो बाय कॉलम वे। अब इसके अलावा इसकी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये सब एक बार आप देख लो, ये सब बहुत सिंपल है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी दो आपका मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगा, मान लो ये A है और ये B है, तो जब इसका A11 1 के बराबर, इसका A12 2 के बराबर, इसका A21 3 के बराबर, इसका 2 4 के बराबर, जब ऐसा हो तभी हम लोग कहेंगे कि A एंड B इज़ इक्वल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि एक क्वेश्चन है कि A11 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर इक्वल है तो इसका मतलब A11 का वैल्यू 1 होगा, B12 का वैल्यू 2 होगा, फिर 0 0 है, 0 0 है, A22 का वैल्यू 1 होगा, 2 का मतलब A23 का वैल्यू भी आपका 2 होगा। तो मतलब इस तरह से आप लोग इक्वालिटी, मतलब कि अगर दो मैट्रिक्सेस तभी इक्वल कहलाएंगे जब उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर A इक्वल होता है तो B भी इक्वल होगा A के, अगर A इक्वल है B के और B इक्वल है C के, इसका मतलब A और C आपस में इक्वल है। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक रो है, ठीक है ना, यहाँ पर आप गौर से देखो कि सिर्फ एक रो है ये, और कॉलम कितने हमारे 1 2 3 4, तो उसको हम लोग 1x4 लिखेंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ एक कॉलम है तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारे पास 4 रोज़ हैं लेकिन कॉलम एक है, तो ये 4x1 हुआ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है उसका शेप रेक्टेंगल की तरह बने। अब जैसे मान लो कि हम 1 2 2 3 लिख दिए ऐसा, तो ये तो मेरा स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये वाला लंबा है, ये वाला छोटा है, मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ टाइप का, इस टाइप का एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका डेफिनेशन भी है कि इन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m×n व्हेन m इज़ नॉट इक्वल टू n देन इट इज़, जब m और n बराबर ना हो तो इसका मतलब वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब देखो नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोग सब जान रहे हो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब
एम और एन आपस में इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, तो हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले तो अपर ट्रायंगुलर होता है, लोअर ट्रायंगुलर होता है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि ऊपर में इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और नीचे के सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो, मतलब डायगोनल के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अगर ज़ीरो हैं तो दैट इज़ नोन एज अपर ट्रायंगुलर। तो आप लोग सोच सकते हो कि लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा कि अगर डायगोनल के ऊपर वाले अगर ज़ीरो हो जाएं तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये में यहाँ पर आप गौर करना कि आई का वैल्यू अगर जे से लेस हो गया तो वो सारे वैल्यूज़ जो होते हैं वो मेरे ज़ीरो है। देखो यहाँ पर देखो जैसे क्या है, A12 है, फिर A13 है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 2 से लेस है, जे से लेस है, आई का वैल्यू जे से लेस है, तो ये वाला मेरा सारा वैल्यूज़ क्या है, ज़ीरो है। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डिफ़ाइन करने का तरीका है। बस आप लोग इसको ईजिली बस इसी शब्द में समझो कि अगर डायगोनल एलिमेंट है उसके ठीक ऊपर का सारा एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो तो वो लोअर ट्रायंगुलर, अगर नीचे का सारा एलिमेंट इज़ ज़ीरो देन अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब उसके डायगोनल में तो एलिमेंट्स हैं लेकिन उसके ऊपर और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसे इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ए डिग डू 1 0 ऐसे भी शो कर सकते हैं। डिग लिखने से ही समझ में आ जाएगा कि सिर्फ डायगोनल में 1 2 1 0 है, बाकी सारे एलिमेंट्स इज़ नथिंग बट ज़ीरो, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, बस ये फ़र्क है कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके भी सारे ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं, ठीक है ना, उसके डायगोनल एलिमेंट्स आपस में सेम होते हैं, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपका आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम लोग का ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होते, सिर्फ 1 होते हैं। अगर 1 के अलावा सारा सेम है और कोई और एलिमेंट है तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो नल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स उसमें कोई भी एंट्रीज़ नहीं है, नल एंट्रीज़ है, मतलब ज़ीरो एंट्रीज़ है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जनरली स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते, तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि मान लो कि बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम लोग क्या निकालें, बी का ट्रांसपोज निकालें। तो आप लोग पहले ट्रांसपोज पढ़े हो कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे 2 1 3 4 लिख दिए तो इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है ना। मतलब कि ये वाला जो रो है वो इधर कॉलम में लिखाएगा और ये वाला रो जो है वो इधर कॉलम में लिखाएगा। ट्रांसपोज यू हैव स्टडीड इन क्लास 12th, सो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ ट्रांसपोज। बस ये समझ लो कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी और उसके ट्रांसपोज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए और अगर उसका आंसर आई आ गया, मतलब आइडेंटिटी आ गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे ये देखो बी है और ये बी का ट्रांसपोज है, अगर हम ये दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो मेरा देखो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मतलब आई आने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आना, मतलब कि 1 1 1 ऐसा कुछ आना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना क्योंकि जनरली यही वाला जो है वो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ट्रांसपोज में क्या होगा कि अगर ए अगर m क्रॉस n है तो ए का ट्रांसपोज n क्रॉस m हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा उलट जाता है, जितने रोज़ हैं वो कॉलम में आ जाते हैं और जो कॉलम वाला है वो रोज़ में लिखाने लगता है, तो m क्रॉस n जो है वो n क्रॉस m में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि ये मेरा मैट्रिक्स था, इसका अगर हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो 1 2 मेरा इधर कॉलम में लिखाया, 3 4 इधर कॉलम में लिखाया, 0 2 यहाँ पे कॉलम में लिखाया, तो यही हमारा ट्रांसपोज है, ठीक है ना। तो फॉर एनी m क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है। अब यहाँ पे बात उठ रहा है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है। इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स
कॉम्प्लेक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई, हम लोग उसको डिनोट करते हैं इससे। जैसे आप लोग ट्रांसपोज तो क्लास 12th में पढ़ के आओ कि ए के ऊपर ऐसा टी लगा देते, या कोई कोई स्टूडेंट ए के ऊपर ऐसा डैश लगा देता था, तो उसका ट्रांसपोज कहलाता था। लेकिन कॉन्जुगेट को हम लोग ए के ऊपर स्टार डालो, या ए के ऊपर एच डालो, या ए बार के ऊपर में टी डाल दो, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसमें देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कॉन्जुगेट लो तब ट्रांसपोज करो। जैसे ए है तो ए का वैल्यू, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में एप्लीकेबल है। 1 2 प्लस आई 3 आई 0 3 माइनस 4 आई। आप लोग है ना क्लास 11th में पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते थे। जैसे कि अगर प्लस आई है तो वो माइनस आई हो जाएगा, मतलब जहाँ भी आई है उसके पहले अगर जो भी साइन है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आई प्लस में था तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4 आई है तो वो प्लस। लेकिन जहाँ भी आई नहीं है वहाँ कुछ हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ भी आई है वहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर दिए, तो ये हो गया। अब उसके बाद साइन चेंज करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है ना। जैसे अब ये साइन चेंज हो गया तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस आई फिर 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका -i 0 3 प्लस 4 आई, ठीक है ना। तो इस तरह से यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि जैसे ट्रांसपोज कोई भी नंबर का बस जस्ट है ना रो को कॉलम में कर देना, वो हो गया। कॉलम रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब कि अगर वो तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी एप्लीकेबल है। तो आई को आपको सबसे पहले जो भी आई के पहले जो भी सिंबल है उसको फर्स्ट चेंज करो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लो, तो वही आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया। तो यहाँ पे कुछ है प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज आएगा। a प्लस बी का अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालोगे तो भी a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस b कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आएगा। a और b का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a और b का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होता है। वैसे ही a और b का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होता है वो b का ट्रांसपोज b का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। के ए का ट्रांसपोज होता है, के ए ट्रांसपोज होता है। अल्फ़ा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होता है अल्फ़ा बार ए ट्रांसपोज होता है। फिर ये आपका ए का ट्रांसपोज ए होता है, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी ए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। आप लोग इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देख सकते हो कि ए और बी अगर ऐसा दिया हुआ है और ए और बी का अगर हमको ट्रांसपोज निकालना होगा तो ये आएगा। ए का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो, तो ये आपका ए का ट्रांसपोज हो गया, बी का ट्रांसपोज हो गया। फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, उसी तरह से आप प्रोडक्ट में भी ये चेक कर सकते हो। तो ये जस्ट फॉर ये आप लोगों का होमवर्क है कि वॉट एवर द एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर जस्ट चेक इट वंस दैट वेदर दीज प्रॉपर्टीज इज मीन्स एप्लीकेबल और नॉट। सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, तो ये भी एक जस्ट रिवीजन है। अगर किसी का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों सेम आ जाए तो देन इट इज़ सिमेट्रिक। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 2 1 2 3 4 2 1 2 4, अगर आप इसका रो और कॉलम को चेंज कर दो तो भी आपका ये मतलब इसका आप ट्रांसपोज निकाल दो, इनडायरेक्टली इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तब भी ये आपका ए के बराबर होगा। मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो हम लोग उसको सिमेट्रिक कहते हैं। ये हम लोग क्लास 12th में पढ़े थे। अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ए है, उसका ट्रांसपोज निकाले तो हम लोग देखें कि दोनों के बीच में माइनस का फ़र्क है। तो ये इस तरह का अगर ये प्रॉपर्टी को शो करे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब हर्मिशियन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम लोग ए का ट्रांसपोज को ए के बराबर कर रहे थे सिमेट्रिक में, लेकिन हर्मिशियन में हम लोग ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को ए के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपका माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए या फिर माइनस ऑफ ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो हम लोग उसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि अगर ट्रांसपोज से कंपेयर कर रहे हैं तो वो मेरा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से कर रहे हैं तो वो मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स है।
ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम लोग सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि बी है, बी का ट्रांसपोज है। अगर आप बी का मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालोगे तो ये भी आपका बी से ही आ जाएगा, वो बी के ही इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में हमारा ये हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्यू हर्मिशियन भी आप समझ गए होंगे कि स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या होता है। अगर ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो वो मेरा स्क्यू हर्मिशियन है। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल हेयर, ए इज गिवन, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए एंड वी विल फाइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ माइनस बिटवीन ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड ए, सो दिस इज नोन एज स्क्यू, ओके इट्स रिटन रॉन्ग हेयर, इज नोन एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर देखो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, जैसे ऑर्थोगोनल में कर देते हैं वैसे ही हर्मिशियन के केस में मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के केस में यूनिटरी मैट्रिक्स है। जैसे देखो हम लोग देखे थे कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के मतलब ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करे आई आ गया तो दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या है कि ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ गया तो वो अगर मतलब ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए अगर आई के बराबर आ गया तब मेरा वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज ये अगर इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स कहते हैं। तो सब सारे डेफिनेशंस का एग्जाम्पल है। आप लोग को एक बार जब आप लोग इसे कॉपी में जॉट डाउन करोगे तब अच्छे से देखना कि एग्जाम्पल्स जो है वो एक्चुअली में सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देखो क्या होता है, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका तुम स्क्वायर करो और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ए था ये और इसका हम ए का स्क्वायर कर दिए तो फिर से मेरा ए आ गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड अ नीलपोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच डैट, मतलब कि हम ए के इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि हम उस मान लो कि ये मेरा मैट्रिक्स है उसमें हम उसको अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा ज़ीरो आ गया तो इस टाइप का मैट्रिक्स मेरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही टाइम्स, मान लो कि हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए और मेरा आंसर ज़ीरो आ गया, मतलब हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर ज़ीरो आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डैट हम लोग है ना ए टू द पावर के इक्वल टू ज़ीरो लिख दे रहे हैं, जहाँ पे के कुछ भी हो सकता है लेकिन हाँ ए के माइनस वन मतलब ठीक उसके पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा वो मेरा ज़ीरो नहीं होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स उसको कहते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी में हम लोग क्या पढ़े कि ए का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है और इनटू ए जो है वो आई के बराबर होता है। फिर हम लोग नॉर्मल में ये पढ़े कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर होगा ए इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर हम लोग आइडेम्पोटेंट में पढ़े कि ए स्क्वायर जो होता है वो ए के बराबर होता है। नीलपोटेंट में पढ़े कि ए टू द पावर के इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये सब हमारा कुछ मैट्रिक्सेस है जो थोड़ा न्यू है, जो आप लोग पहले नहीं पढ़े होगे। तो फिर एक सब मैट्रिक्सेस होता है कि एक बड़े से मैट्रिक्स से हम एक छोटा सा मैट्रिक्स निकाल लिए तो वो मेरा सब मैट्रिक्स हुआ। ठीक है ना, जैसे कि कुछ बड़ा यूनिट का एक छोटा यूनिट होता है ना, सब डिवीज़न उसको कहते हैं। तो उसी तरह से मान लो कि ये मेरा एक बड़ा सा मैट्रिक्स था, उसमें से हम एक पर्टिकुलर 1 को निकाल लिए या फिर ये 1 0 को निकाल लिए, देखो ये, तो ये मेरा 1 0 जो है वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से A2 जो है वो 2 4 4 2 ये वाला जो ये, तो ये भी मेरा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स को डिलीट कर दो तो जो मेरे पास बचा वही मेरा क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर हम लोग उसमें ब्लॉक्स बना दे, जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है और हम लोग ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करके फर्स्ट देखो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, ये फोर्थ ब्लॉक है, ये फिफ्थ ब्लॉक है, ये सिक्स्थ ब्लॉक है, इस तरह से 6 ब्लॉक्स बना दें या फिर 4 ब्लॉक्स बना दें, जितना भी आपको मन है, जिस तरह से मन है डिवाइड करने का, तो ये हमारा कहलाता है ब्लॉक मैट्रिक्सेस। तो ओवरऑल आज हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, हम लोग देखें, डेफिनेशंस देखें। तो हमको लग रहा है इतना आज के लिए एनफ है। आप लोग सबसे पहले क्या करो कि कॉपी में जितना भी चीज़ यहाँ तक पढ़ाया गया ब्लॉक मैट्रिक्सेस तक वो उसको लिख लो और सारे एग्जाम्पल्स को समझ के लिखो। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ग्रुप में भी कुछ भी लिख सकते हो या फिर आप एक हम डिस्कशन फोरम अभी फॉर्म करेंगे उसमें भी आप अपना डाउट डालोगे। ग्रुप से अच्छा है कि डिस्कशन फोरम में ही आप लोग सबको अपना डाउट डालना। तो अभी यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है,
और इसमें कुछ भी डाउट होता है जनरली स्टूडेंट्स के लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नीलोपोटेंट, आइडम्पोटेंट, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ये सब न्यू होता है। तो ये सब को एक बार आप लोग देख लेना, कुछ भी डाउट होगा तो एक बार मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।